नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 9वीं का विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना के जो प्रश्न उत्तर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसको नोट्स के माध्यम से जो चैप्टर है उसको हम पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको एक एक पॉइंट है वो क्लियर हो जाए कि इस पार्ट में, इस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, इससे पहले भी हमने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप उनको देख सकते हैं, उनको एक बार समझ लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 4th नंबर का जो चैप्टर है परमाणु की संरचना, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जो परमाणु है, जैसे कि हमने पढ़ा पहले परमाणु अणु क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे परमाणु है वो क्या होता है, किस प्रकार से उसकी बनावट होती है और कहाँ पे उसका यूज़ वगैरह होता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि परमाणु, देखिए परमाणु क्या होता है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है, परमाणु पदार्थ के निर्माण खंड है। यानी कि जो परमाणु है वो कोई भी जो पदार्थ होता है उसका निर्माण खंड कहलाता है। ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है जो 3 उप परमाणु कणों से मिलकर बनी होती है। अब जो परमाणु है हमारे 3 उप जो परमाणु हैं उनसे मिलकर बनी होती है। मान लीजिए कि ये मेरा कोई पदार्थ है और ये 3 पार्टिकल से बना हुआ आता है। एक मेरा यहाँ पे नाभिक उसको बोला जाता है और एक यहाँ पे बार होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें होंगी। नाभिक में तो मेरे क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और बाहर क्या होते हैं मेरे, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि परमाणु जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे देखिए, इससे पहले डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, यानी आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जो कि उप परमाणु की खोज से गलत साबित होता है। यानी कि परमाणु को उप विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाज्य है, जबकि विभाजित करने पे ये पता लगा कि ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में विभाजित है। आगे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो कैथोड किरणों की सहायता से जे टॉमसन ने करी थी। तो आपको ये वाली लाइन है वो अच्छे से याद रखनी है, ये आपको एग्जाम में भी पूछी जाती है कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे टॉमसन ने करी थी। टॉमसन के कैथोड किरणों की मदद से परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के बारे में पता लगाया था। अब देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश की बात करें तो उसका जो आवेश है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻, मतलब गुलाम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये इसका द्रव्यमान होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज जब किसके द्वारा करी गई थी, तो गोल्डस्टीन के द्वारा प्रसिद्ध एनोड किरणों और कैनोड किरणों के प्रयोग द्वारा परमाणु में धनावेशित कण यानी प्रोटॉन की खोज करी गई थी। यानी कि यहाँ पे जो परमाणु है वो किस प्रकार का आवेश रखता है, आपका धनावेशित रखता है, मतलब उसमें पॉजिटिव आयन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे हमारे नेगेटिव आयन होते हैं -e। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन के तथ्य की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन का आवेश है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो 1.673 इंटू 10⁻727 किलोग्राम होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये इस प्रकार से भी लिखा जाता है। अब आगे आता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज वो किसके द्वारा करी गई थी, तो ये जेम्स चैडविक के हल्के तत्व जैसे लिथियम, बोरॉन इत्यादि के जो कणों थे भिड़त करवाई थी उन्होंने, और उनसे ये ज्ञात किया था कि न्यूट्रॉन भी कुछ होते हैं। यानी कि जिसके कारण बस एक नए कण जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था तथा वे आवेश रहित थे, यानी कि जो न्यूट्रॉन है हमारा वो क्या होगा, आवेश रहित है। ठीक है, मतलब जीरो है, वो किसी प्रकार का आवेश नहीं है, ना तो उस पर धनावेश है ना उसमें ऋणावेश है। तो ठीक है, तथा वे आवेश रहित थे और उसकी परिस्थिति यही थी। इन कणों को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। आगे देखिए, यहाँ पे न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के पोटेशियम समस्थानिक में नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अत्यधिक कम है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो मेरा प्रोटॉन और जो मेरा न्यूट्रॉन है उसके द्रव्यमान से कम होता है इसका, इसीलिए क्या होता है, जल्दी से टूट के बाहर निकल जाता है। इसलिए परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग होता है। अब देखिए यहाँ पे परमाणु का जो मॉडल है वो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। परमाणुक कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के उपरांत परमाणु के विभिन्न मॉडल दिए गए हैं। उनमें से कुछ परमाणु के मॉडल इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पे मॉडल आपको याद रखना होगा, जैसे कि पहला है थॉमसन का मॉडल परमाणु,
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल। ये तीनों आपको पढ़ने होंगे। ये आपकी परीक्षा जो आपकी अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो उसमें डायरेक्ट ऐसे पर्सन आपसे पूछा जाता है। इन तीनों क्वांटम यांत्रिक परमाणु मॉडल वैज्ञानिक तौर पर सही पाया गया है और इसी मॉडल को स्वीकृति दी गई है। इस मॉडल को उस कक्षाओं में भी पढ़ाया जाता है। अब देखिए पहला हमारा आता है थॉमसन का मॉडल। अब देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये अगर PDF फाइल आपको चाहिए देखनी है तो आपको हमारा ऐप एजुकेशन लाइन जो है, ठीक है, वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे आपको कक्षा 9वीं का जो सेक्शन होगा नोट्स के माध्यम से वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। अब देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या कह रहा है कि थॉमसन किस परमाणु मॉडल को कटा तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कटा तरबूज मॉडल किसको बोला जाता है, तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को बोला जाता है। थॉमसन के इस परमाणु मॉडल में परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले भाग जो लाल भाग है की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हुए हैं। हालांकि इस मॉडल के परमाणु में आवेश रहित अभिलक्षण की विवेचना की पर कुछ वैज्ञानिकों को यह मॉडल नहीं समझ आया, इसलिए इसे नकार दिया गया है। सेकंड हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग तेज चल रहे हीलियम नाभिक जो होते हैं कणों को सोने की पन्नी से टकराकर कराए हैं। मतलब सोना जो होता है, सोना की जो एक पतली चद्दर है, मतलब पतली लेयर उन्होंने बनाई और उस पर क्या किया, एल्फा कणों की बौछार करवाई और उससे इस मॉडल का निर्माण उन्होंने करा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के जो परिणाम थे वो क्या थे, ज़्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण निम्न कोणों से मुड़े हुए थे और प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। मतलब अधिकतर जो कण थे वो आपस मान लीजिए कि ये मेरी पतली एक वो बनाई, अधिकतर जो कण थे वो निकल गए और कुछ एकाध कण ऐसे थे जो कि वापस से टकरा के क्या हुए, वापस से रिपीट हो गए। रदरफोर्ड के परमाणु के आधार पर क्या निष्कर्ष निकलता है। अपने प्रयोग के परिणाम के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले थे। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो भीतर का भाग होता है वो अधिकतर खाली होता है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से बाहर निकल गए थे। परमाणु के बीच धनावेशित गोला जिसे नाभिक कहा जाता है, क्योंकि 12,000 में से एक अल्फा कण वापस आ रहा है, वो इसी का कारण है। क्योंकि ज़्यादातर कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए और कुछ ही कणों में झुकाव देखा गया है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि परमाणु के भीतर ज़्यादातर भाग खाली है और नाभिक इस खाली भाग के बहुत छोटे भाग में भी मौजूद होता है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे नाभिक का आयतन 10⁻⁻5 गुणा परमाणु के आयतन के बराबर होता है। इस बात को हम स्पष्ट करके कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। मान लीजिए ये परमाणु है, उसका संपूर्ण द्रव्यमान इसके नाभिक में रहेगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे रदरफोर्ड के प्रयोग की कुछ विशेषताएं आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, तो ये आप यहाँ पे पढ़ेंगे। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, जैसे कि ये अभी मान लीजिए कि अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। ठीक है, और इसके बीच में जो नाभिक है वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों की अगर बात करें तो रदरफोर्ड के नाभिक इलेक्ट्रॉनों की नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, किंतु आवेशित होने के कारण ये कण अपनी ऊर्जा निरंतर खोते रहते हैं, जिसके कारण वे अनंत नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को अस्थिर बनाते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी कि जिससे रदरफोर्ड समझा नहीं पाए थे। बोर का परमाणु मॉडल आता है तीसरा। रदरफोर्ड मॉडल की कमी का निर्माण बोर के मॉडल में हुआ था। नील्स बोर ने 1912 में 1912 में परमाणु के बारे में अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जो कि निम्न प्रकार है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की निर्धारित कक्षा कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन निर्धारित एक कक्षा रखते हैं, उसी में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि इस प्रकार से बोला जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट के यहाँ पे चला गया तो वो ये जगह क्या बन जाएगी, खाली हो जाएगी और यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको ले लेगा। और इसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे तार होते हैं, वायर होते हैं, जिनमें कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, वो यही माध्यम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इन निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव इन इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के स्थानांतरण के कारण होता है।
अब देखिए परमाणु संख्या की बात की गई है। किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की कुल संख्या का मान उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु किसी भी संख्या का परिचालक होता है। इसमें बदलाव किसी भी परमाणु के समरूप बदल देता है। परमाणु संख्या जेड द्वारा प्रदर्शित की जाती है। कोई भी परमाणु संख्या है उसको जेड बराबर करके लिखा जाता है। किसी भी अनावश्यक परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अब आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ कहलाता है। मान लीजिए ये है हमारे पास, और यहाँ पे 2 क्या है, न्यूट्रॉन है, 4 मेरे क्या है, प्रोटॉन है, तो इनका जोड़ कितना हो गया, 6। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाएगी। अब देखिए द्रव्यमान है उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए बराबर लिख के फिर उसका द्रव्यमान लिखा जाता है। संयोजकता। बोरबोरी नियम के अनुसार हमें ज्ञात है कि किसी भी परमाणु के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। हर तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपने में मुक्त या अन्य तत्वों में से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। मतलब कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन वो अपने में समावेशित रखता है। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कक्ष में रखने हेतु जो भी इलेक्ट्रॉन कोई तत्व लेता है या देता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो लेने देने में उपयोग होती है उसे ही संयोजकता कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, समस्थानिक। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या बराबर हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, ऐसे परमाणु समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब उनके परमाणु तो क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन द्रव्यमान संख्या उनकी अलग होगी, वो समस्थानिक कहलाएंगे। समस्थानिकों का उपयोग आप देख सकते हैं कहाँ पे होता है। यूरेनियम समस्थानिकों का उपयोग परमाणु संयंत्र में ईंधन के तौर पर किया जाता है। कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के उपचार में किया जाता है। देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं, तो कोबाल्ट का करते हैं। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंगा रोग का उपचार के लिए किया जाता है। और जो कार्बन C14 है इसका उपयोग कार्बन डेंटिंग में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है समभारिक। अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक जैसी होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं। तो ये दोस्तों चैप्टर नंबर 4 जो था हमारा परमाणु का, उसके बारे में यहाँ पे जो मोटे मोटे चीज़ें थी उनके बारे में डिस्कस किया है। और ये चीज़ें आपको पढ़नी है। PDF फाइल आपको ऐप से मिल जाएगी, वहाँ से आप ज़रूर ले लेना उसको। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। एग्ज़ाम जो भी आपके होते हैं उनके लिए पेपर वगैरह सब आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।